एक रात फिर मुझे वही दौरा पड़ा और मेरे हाथ पांव ईंट गए, दिमाग बोझल हो गया और सीने में जलन होने लगी और आंखें उबलने लगी। घर में सब सो रहे थे और मैं अपने बिस्तर पर मौत और रिसत की कश्मकश में पड़ा था और कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं आया, क्योंकि मेरी चीख हलक में ही घुट कर रह गई थी और इस आलम में भी छत पर हस्बे साबक कुछ शबीयत सी दिखाई दी। कुछ साए गुड़मुड़ होते हुए नजर आए और मैंने खौफ और दहशत से आंखें बंद कर ली। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा और उससे मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। मुलाकाती कमरे में दाखिल होने से पहले विनेश के रस्मी सेक्रेटरी ने उसे इंस्पेक्टर खन्ना का फ़ोन नंबर दिया। देर होने की वजह से खन्ना ने सिलसिला मुंतक़िल कर दिया था। खन्ना नाम पर परवीनेश चंद्र चौंका और अंदर आकर उसने फ़ौरन रिसीवर संभाल लिया और नंबर डायल करने लगा। खन्ना फ़ोन के पास ही बैठा था और मेरी नज़रें विनेश के चेहरे पर टिकी हुई थी। क्या, उसने अचानक उछल कर कहा और मेरे जन्म घबरा कर देखा। नहीं, वो तेज़ी से बोला, किस वक्त? 2 बजे के करीब, और उसने सुकून से दोहरा दिया। विनेश ने इस मौका पर यह नहीं कहा कि वो रात 11 बजे तक कर्नलों के साथ मौजूद था। खन्ना ने ज़्यादा देर बात नहीं की और तुम मुतमिन रहो, ये कहते हुए विनेश ने फ़ोन रख दिया। रिसीवर रखने के बाद उस पर ता देर सकूत छाया रहा। क्या सूरत है? और मैंने उसकी मुहैयत तोड़ी। मोहन गजब हो गया। वो अतराब अमीद आवाज़ में बोला, शांत महल में गड़बड़ हो गई। किसी ने 3 कर्नेलों को गोली मार दी। 3 गोरी संतरे भी मारे गए हैं। मैंने बेजा हैरत का इज़हार नहीं किया। खन्ना का और क्या कह रहा था? उसे मेरा तहम्मुल गिरां गुजरा। तुमने उसे अहमियत नहीं दी। ये एक बहुत संगीन वाक़या है मोहन, तुमने सुना नहीं कि? मैंने सुन लिया और अगली बात सुनने का मुश्ताक हूँ। अब ये खबर आम नहीं की गई। इंस्पेक्टर खन्ना ने अपना कदीम रवाबत का लिहाज रखकर मुझे पहले से बाखबर किया है। तफसीलात वो बाद में बताएगा और इस वक्त जल्दी में था। ये बहुत बड़ी खबर है मोहन। हाई कमान के 3 कर्नेलों का कत्ल। मोहन, कल रात ही तो से मैं मिला था। वो तीनों बहुत सेहतमंद थे। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि उनसे यह आखिरी मुलाकात है। वो तासुब से बोला, चलिए उनमें से एक से ज़्यादा मुलाकातें आपके लिए अच्छी भी ना होती। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, आपको दुख है? दुख तो हुआ है मोहन। वो तीनों शायस्ता लोग थे। उन्होंने वादा किया था कि वह जल्द ही बून के छावनी में गिरफ्तार शुदा मुलाजमीन को आज़ाद कर देंगे। वो मुझे तरह तरह से टटोल रहे थे, मगर वह चौंक कर बोला, अब वो मुझे परेशान करेंगे। आपको? मैंने हैरत से पूछा, आपको क्यों? तुमने गौर नहीं किया। मेरा ख्याल है कि आखिरी आदमी मैं था जो कल रात उनसे मिला था। तफ्तीश करने वाले मुझसे बहुत बेकार सवाल करेंगे। करने दीजिए। और मैंने सर्द महरी से कहा, आप बता दीजिएगा कि आपकी कर्नेलों से किन किन मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई। उसमें परेशानी की क्या बात है? वारदात आपके वहाँ से लौटने की कोई 2.5 घंटे बाद हुई है। ज़ाहिर है कि इस दौरान उन्होंने मुलाजमों को हदायत दे दी होंगी, किसी से फ़ोन पर बात की होगी, फ़ाइलों पर नोट लिखे होंगे। सवालात तो आपसे ज़रूर किए जाएंगे। आप उन्हें अपनी तमाम तर दिलचस्पी और तावन का यकीन दिलाइएगा। अगर आपको कोई और अंदेशा लाक है तो वो कोई अहमियत नहीं रखता। वो फ़िक्र में डूब गया। तुम अभी कह रहे थे कि कल का तुम क्या इतबार, और तुमने कर्नेलों के मुतल्लिक़ कुछ ऐसी ही बात की थी मोहन। और आपने जवाब दिया था कि बादशाह मर गया, बादशाह जिंदाबाद। और मैंने मौजू बदलना चाहा। 3 कर्नल मर गए। 6 अंग्रेज़ कर्नल इंग्लिस्तान से और दरामद कर लिए जाएंगे। वहाँ जनरलों की क्या कमी है? हिंदुस्तान में तो घटिया से घटिया अंग्रेज़ भी चल सकता है। और अंधों में काने राजा की मिसाल आपने सुनी होगी। मेरी सर्द मोहरी उसे बुरी लगी, मगर उसे के सामने हैरतों का इज़हार करके बाद में शर्मिंदा होना नहीं चाहता था। उसके लहजे में नागवारी आ गई। मोहन, तुमने संजीदगी इख्तियार नहीं की। ताज्जुब है और तुम इस पहलू पर तवज्जो नहीं दे रहे कि कर्नेलों को आखिर क्यों निशाना बनाया गया। वो कौन शख्स था जो कर्नेलों का इतना सख्त दुश्मन हो गया, जो शांत महल के मसला गार्ड्स की आंखों में धूल जोकर अंदर दाखिल हुआ। जब से कर्नल आए हैं, शांत महल पर चंद हिंदुस्तानी मुलाजमों के सिवा गोरों का कब्ज़ा है। कर्नलों की हिफाजत के लिए ज़बरदस्त इंतजाम किए गए थे। हाई कमान ने उन्हें खंडर में होने वाली वारदात के बाद यहाँ भेजा था मोहन, और वो राजेपुर में अंग्रेज़ों के दुश्मन गिरोह या शख्स का सुराग लगाने आए थे और उन्होंने सज़ा के तौर पर गरीब कर्नल हार्डिंग को मुअत्तल कर दिया था। उससे उनकी गहरी तशवीश का पता चलता है
खंडर में होने वाली वारदात का जिम्मेदार शख्स कौन था। बेशक 2 गोरों के कत्ल तुम्हारी अदम मौजूदगी में हुए थे और वो उसकी ज़ुबान तेज़ी से अकलाने लगी। वो अब इस रुख पर गौर कर सकते हैं कि करनेलों की और खंडर की वारदात एक ही सिलसिले की कड़ी है। वो ये कयास कर सकते हैं कि किसी शख्स ने उस शक में उन्हें कत्ल कर दिया कि जल्द या बदेर करनेलों के हाथ उसके गिरबान तक पहुंच जाएंगे। उनका उस नतीजे तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। पहला ख्याल जो उनके ज़हन में आएगा वो यही होगा और फिर वह मुतशद्द हो जाएंगे। मैंने उसकी बातें तज्जुब से सुनी। ये एक ज़हीन शख्स का तर्जिया था, मगर उस तशद्दुद से उन्हें क्या हासिल होगा। मैंने मसनूई सुकून से पूछा। मुमकिन है कुछ हासिल ना हो, मगर 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली तो ये कि हमें और ज़्यादा मोहतात होना चाहिए। खैर ये तो कोई काबिल ज़िक्र बात नहीं, हमारी एहतियात मैंने ही क्या रखती है। मैं दरअसल जिस नुक्ते पर तुम्हारी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि वो कौन हंगामा परवर शख्स है जिसने ये मार का अंजाम दिया। अगर वो वहाँ जाकर 3 आला अफसरों को आसानी से मौत के घाट उतार सकता है तो वो क्या नहीं कर सकता। गोरे खासी परेशानी में पड़ जाएंगे। वो शख्स उनके कब्ज़े में ना आया तो यकीनन उन्हें मसलतन एक मुख्तसर मुद्दत के लिए रियासत की सरगर्मियों से दस्तकश होना पड़ेगा। वो कौन शख्स हो सकता है? कहीं खुद अंग्रेज़ तो नहीं, कर्नल हार्डिंग तो नहीं, राजेपुर में बाहर से आने वाले दहशत पसंद इनकलाबी तो नहीं। मुझे शुबा हुआ था कि वो बिल वास्ता मुझ पर अपने शकूक का इजहार कर रहा है, लेकिन मसूद की गुफ्तगू से इत्मीनान हो गया और मैं वहाँ से उठ जाने की बदतमीज़ी भी नहीं कर सकता था। मैंने पहलू तही करने की बहुत कोशिश की, मगर लौट कर फिर बात वहीं आ जाती थी। मैंने सोचा कि उसे इस तराब की जहमत से बचा लूँ, सब कुछ साफ साफ बता दूँ कि वो कौन दहशत पसंद इनकलाबी था। काश खन्ना का फ़ोन मेरी मौजूदगी में ना आता, मगर ऐसा कोई पैगाम मिलने के बाद वो सारे भून में मेरी तलबी का डंका पिटवा देता। उसे इस बात की परवाह किए बगैर चाँद ना आता। मेरा मकसद ये था कि तफ्तीश के दौरान में विनिश का रोज़ फितरी हो, शौरी ना हो और वो सुराग रसों को करनेलों से अपनी मुलाकात और बातचीत का अहवाल बेसाख्तगी से, सादगी से और अपने कुदरती तजस्सुस और तरद्दुद से सुनाए। उन्हें इसके बयान में कोई खोट महसूस ना हो। मैं विनिश को इस कर्ब और तशवीश से बचाना चाहता था जो ये वाक़या सुनने के बाद उस पर तारी होने वाली थी। मैंने दबे दबे ज़ुबान में कहा कि हमें मज़ीद तफसीलात सुने बगैर कबल अज़ वक़्त नताइज अखज़ नहीं करने चाहिए। वो कोई भी शख्स हो, लेकिन एक बात तय है कि उसने ये कदम किसी बहुत बड़ी वजह से उठाया होगा। ज़ाहिर है कातिल ने उन 3 करनेलों को पागलपन में मुंतखब नहीं किया होगा, मगर वजह हालात हमारे सामने हैं। क्या उसकी वजह जगदेव के पास होनी चाहिए, महाराजा के पास, या कर्नल हार्डिंग के पास, या रियासत की पुलिस के पास? वो तलखी से बोला और मैं वजह जानने की बात कर रहा हूँ मोहन। इंस्पेक्टर खन्ना को दोबारा फ़ोन कीजिए, मैंने आहिस्ता से कहा। उसने कुछ तवक्कुफ़ के बाद खन्ना से दोबारा सिलसिला मिलाया। कुछ और पता चला? उसने तजस्सुस से पूछा और खन्ना की बात तहम्मुल से सुनने लगा। अच्छा, और उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो कहाँ? क्या हमें वहाँ जाना चाहिए? वो सर हिलाने लगा और जब उसने फ़ोन बंद किया तो एक ठंडी सांस ली। एक पुलिस अफसर टेलर भी मारा गया है। और वह ज़हर खान से बोला। खन्ना कहता है कि छावनी के तमाम बड़े अफसर शांत वाली में मौजूद हैं और रियासत से जाने वाला हर रास्ता बंद करने का हुक्म मिला है। महाराजा भी शांत महल में मौजूद हैं और फ़िलहाल ये खबर वहीं तक महदूद रखी गई है, हालांकि ये खबर शहर के तमाम बड़े ख़ानदानों तक पहुंच गई होगी। टेलर भी मारा गया और वह बदबदाते हुए बोला, नमकवार था। मैंने कोई तबसरा नहीं किया, खामोश रहना मुनासिब समझा। विनिश खाली खाली नज़रों से दरो दीवार तकता रहा और वो कोई गंभीर बात सोच रहा था और मैं उसकी सोच पर कदगर नहीं लगा सकता था। दरवाज़ा बंद था और सेक्रेटरी को यह हुक्म दे दिया गया था कि वो किसी को अंदर आने की इजाज़त ना दे। आप क्यों इतनी फ़िक्र कर रहे हैं? और ये तो रूटीन की बात है, मैंने झंझला कर कहा। चलिए मौसीकी सुनते हैं, दिमाग ताज़ा हो जाएगा। क्या खूब। और वो उबली हुई मुस्कुराहट से बोला। एक तरफ होने वाले राजा को ये मशवरा दिया जाता है कि वह आदाब शाही का रमज़ आशना हो, दूसरी तरफ उसे बांसुरी बजाने की तलकीन की जा रही है। हाँ, ये तो एक तजाद है, मैंने तंग आकर कहा। एक तजाद नहीं, कई तजाद हैं। मैंने बेकरारी से उसका हाथ पकड़ लिया। विनिश बाबू, मुझसे इस लहजे में बात ना कीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं? मोहन, वो एक लंबी सांस खींच कर करब से बोला, तुमने इसकी संगीनी पर गौर नहीं किया। तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी समझ में अब तक वजह नहीं आई। आप क्या कह रहे हैं? और मैंने मबहूत होकर कहा, मुझे तुमसे नदामत है।
कैसी नदामत, मैंने सटपटाकर कहा। मैं भूल गया था कि मेरे करीब कौन शख्स बैठा है। आप ये किस तरह बात कर रहे हैं? और मैंने रुंधी हुई आवाज़ में कहा। मोहन, वो सर्द लहजे में बोला, मैंने सुबह तुम्हारी गुफ्तगू पर तवज्जो नहीं दी थी, हालांकि तुमने इशारतन सब कुछ बता दिया था। कोई नहीं, और रियासत में दूसरा कौन है जो ये जुर्रात कर सके? मेरे कान फट जाएंगे, आप अपना लहजा बदलिए, मैंने चीख कर कहा। मैं अंधा हूँ मोहन, वो शिकस्ता आवाज़ में बोला। मेरा सर हाजिर है और मेरे पास पिस्तौल भी मौजूद है। उसकी आंखें खुली हुई थी, हालांकि मैं अब भी हर बात से इनकारी हो सकता था। मैं उसका हर कयास, हर यकीन मुस्तरद कर सकता था, मगर वह विनेश चंद्र था। उसकी पेशानी पर लकीरों का जाल बिछ गया। यकीनन तुम्हारे पिस्तौल में 2 गोलियां तो मौजूद होंगी, उसने टूटे हुए लहजे में कहा। 2 से ज़्यादा हैं, मैंने तलखी से जवाब दिया, लेकिन मुझे गोली मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका रवैया ही काफ़ी होगा। मैं तुमसे अपनी कम बाईगी का इजहार कर रहा हूँ मोहन, और तुम मुझे राजा बनाने की बात कर रहे थे। मुझे तो सामने की चीज़ें भी नज़र नहीं आती। मैं दरअसल खुद को मलामत कर रहा हूँ और मुझे अपने सामने शर्मिंदा होने का मौका दो। मैं तुम पर तंज नहीं कर रहा हूँ, ना तुम ऐसा कर सकते हो, ना मैं, और मैंने ये तालीम तुम्ही से हासिल की है। विनेश बाबू, मैं अपने बाल नोचते हुए बोला, चुप रहिए, कुछ ना कहिए। मैं मजबूर हो गया था, मैं बहुत मजबूर हो गया था। मैं जानता हूँ, वह सोगवारी से बोला, तुम ज़रूर मजबूर हो गए होगे, लेकिन तुम्हारी ये मजबूरी किसी दिन सब कुछ ढेर कर देगी। तुम्हारी ये मजबूरी तुम्हें हमसे छीन लेगी। तुम हमसे इतना मजाक क्यों करते हो? तुमने हमें इतना संगदिल क्यों समझ लिया है? फिर तुम हमसे क्यों कहते हो कि हमें भून की परवाह करनी चाहिए? तुम हमें उनमें शामिल करने की कोशिश में क्यों लगे रहते हो और ख़ुद तुम किसी में शामिल नहीं होते? तुम्हें किसी का ख्याल नहीं है, अपने आप फैसले कर लेते हो। विनेश बाबू, मेरी आवाज़ मेरे काबू में नहीं रही। विनेश बाबू, ये ख्याल ही की तो बात थी, मुझे खून देखने का शौक़ नहीं। तो फिर इतना ख्याल मत किया करो, वो मुरझाई हुई आवाज़ में बोला। मेरे पास कोई हल नहीं था विनेश बाबू, आखिर सूरत यही रह गई थी, वरना नतायज बहुत भयानक होते। तो मुझे बता नहीं सकते थे, वह नाराज़गी से बोला। मुझे मालूम था कि आप कभी मेरी हमनवाई नहीं करेंगे, और वो किसी की पर्दा पोशी भी मकसूद थी। कोई नहीं चाहता था कि वो रुसवा हो। वो रुसवा होता तो आप पर भी आँच आती और ना जाने क्या क्या हो जाता। यकीन कीजिए विनेश बाबू, मुझ पर एतबार कीजिए, मैंने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। किसी से चौक हो गई थी और जिसके अजाले के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। तुम कब तक अजाले करते रहोगे? और सबसे बड़ा अजाला तो ये जागीर है, ये मालो ज़र, तंतना और ये शान शौकत, ये हाथी घोड़े, और तुम कब तक ज़र जवाहर के इन पौधों की आबियारी खून से करते रहोगे? ये सिलसिला मैंने शुरू नहीं किया है, पीछे से यही होता आया है। मोहन, मैं तुम्हें तुम्हारे साबिक़ हैसियत पर फायद करता हूँ। तुम अपने आप को मुलाज़म समझो, भून के नौकर, और जब तक कोई हुक्म ना मिले तुम अपनी जगह खामोश खड़े रहना। मैं भी अब भी आपका नौकर हूँ, मैंने आर्जी से कहा। ओहो मोहन, वो वहशत में अपना चेहरा मसलने लगा। मुझे तुम्हारे पैरों में बेड़ियाँ डालनी पड़ेंगी। मैं तुम्हें तय खाने में बंद कर दूंगा, और तुम अपने आप को इतनी तेज़ी से मत खर्च करो, घिस जाओगे। गोली आदमी को नहीं देखती, वो अंधी होती है। विनेश बाबू, एक वाक़े की कोख से दूसरा वाक़ा जन्म लेता है। अगर मैं ये दाग मिटाने की कोशिश ना करूं तो दाग धुआं देने लगेंगे और ये सारा मुर्गजार ज़ायगा हो जाएगा, और किसी दिन सूरज ज़रूर सिर्फ हमारे लिए तलू होगा। मैंने उसकी नाराज़गी और वहशत दूर करने के लिए उसके हाथ चूम लिए और दबे दबे लहजे में बोला, आप नाराज़ ही रहेंगे। फिर कोई चौक तो नहीं होगी मोहन, और फिर कोई निशान तो नहीं छोड़ाए। तुम्हारा ज़हन फिर किसी नए वाक़े के तुखम से आलूदा तो नहीं हुआ? बज़ाहिर ऐसा कोई शकम नहीं है, मैंने झीम कर कहा, और मेरा ख्याल है कि उनका गैज़ो गज़ब बहुत आर्जी होगा। असूलन अब उनके ज़्यादा मुश्तिल होने की गुंजाइश नहीं रही। शुरू में अलबत्ता वो फितरी तौर पर शदीद रद्द अमल का इज़हार कर सकते हैं। मैं नतायज नहीं पूछ रहा, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ कि मैं बाखरियत वापस आ गया था। क्या चंद सवाल करने का हक़ है? अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने नदामा से कहा। मैं आपका नौकर हूँ, हुक्म दीजिए, लेकिन मुझसे उस शख्स का नाम न पूछिए जिसके अजाले के लिए मुझे आपकी नाराज़गी मुँह लेना पड़ी। मैं आपके ज़हन में उठने वाले तमाम सवालों से आगाह हूँ, लेकिन आपको एक एहतियात करनी पड़ेगी। तफ्तीश के दौरान में आपको ये भूल जाना होगा कि आप शांत माल के असल वाक़े से कुछ वाकफ़ियत रखते हैं। कोई और शर्त? उसने पूछा। और ये कि आप वाक़या सुनने के दरमियान खामोश रहेंगे। और मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, और ये सारा वाक़या एक ख्वाब समझेंगे। बेहतर है, उसने सर हिलाकर कहा। मैं शांत महल आपके साथ गया था, मैंने आहिस्तगी से कहा। मेरे साथ वो उछल कर बोला।
हाँ, आपके साथ आपकी गाड़ी में। और मैंने सरसरी तौर पर अपने जाने और दरख्तों के झुंड में बैठकर 4 घंटे तक इंतज़ार करने की दास्तान सुनाई और वह पारो की तरह मुतहय्यर था। उसकी आंखें एक जन्म ठहर गई थी, मुंह खुल गया था और उंगलियां असरारी में एक दूसरे से नबर्दे आजमा थी। मैंने उसे बूंद में वापसी तक की तमाम रूदात सुना दी। अलबत्ता ये मैंने उसे नहीं बताया कि फ़ाइलें कहाँ छुपाईं और वापस आने के बाद मैं किसके पास गया। विनिश पर सख्ता सा तारी हो गया। पारो का नाम दरमियान में नहीं आया और ना मैंने उसे यह बताया कि सुबह ड्राइवर से मेरी क्या गुफ्तगू हुई। हर चंद उसने अपनी गैर मामूली जहानत से बहुत जल्द मेरे नाम पर सुर्ख निशान लगा लिया था, लेकिन ये वाक़या सुनते वक्त ऐसे लग रहा था जैसे मैंने उसके सामने कोई तिलस्मी दास्तान बयान की है जिसका असर तेज़ और गहरा होता है। उसने देर तक कोई तबसरा नहीं किया, गंग बैठा रहा। आप कहाँ खो गए? और मुझे उसकी खामोशी गिरां गुजरने लगी। कहीं नहीं, वो ख्वाबीदा अंदाज में बोला। अब उठिए भी, जहन पर इतना बोझ तारी मत कीजिए। वो ड्राइवर देवीलाल कहाँ हैं? उसने फ़िक्रमंदाना लहजे में पूछा। क्या आप उसे सदा देना चाहते हैं? क्या वो ज़िंदा है? हाँ, वो ज़िंदा है, मैंने उदासी से कहा। तुमने उसे ज़िंदा रहने दिया? वो बिगड़ कर बोला। मैं उसे ख़त्म नहीं कर सका, अब मैं उसे नहीं मार सकता। तो उसे तुमने आज़ाद छोड़ दिया है? उसने हैरत से पूछा। इस मौके पर उसकी गुमशुदगी या मौत दोनों ही नामुनासिब बातें थी। ताहम मैंने उसकी ज़ुबान हमेशा के लिए बंद करने का फ़ैसला कर लिया था, मगर ऐसा कर नहीं सका। क्यों नहीं कर सके? वो तिलमिलाकर बोला। बस जी आमादा नहीं हुआ और शायद उसकी ज़ुबान बंद ही रहे, और अगर खुल गई मोहन। मैंने उस पर बहुत सोचा, मगर किसी बात पर जी आमादा नहीं होता। उसी लम्हे टेलीफोन की घंटी बजी। आईजी मेहता विनिश से मुखातब था और उसे इस अफसोसनाक वाक़े की इतला दे रहा था। विनिश ने यह खबर पहली बार की तरह हैरत से सुनी और आईजी से गहरी हमदर्दी ज़ाहिर की और उसे अपने तावन का यकीन दिलाया। आईजी ने विनिश से दरख्वास्त की कि इस वाक़े की तशहीर ना की जाए। उसके बयान के मुताबिक हाई कमान की खसूसी हदायत के तहत कर्नल हार्डिंग को फ़ौरन छावनी के कमानदार के अहदे पर बहाल कर दिया गया और 6 गोरों की लाशें छावनी पहुंचा दी गई और शांतमल अंग्रेज़ फ़ौज ने मुहासरे में ले लिया था। आईजी मेहता ने विनिश को छावनी की ये इजाज़त मुंतकिल कर दी कि वह कर्नल हार्डिंग से तज़य्यद कर सकता है। आईजी मेहता का फ़ोन खिलाफ तवक्का नहायत नॉर्मल था, मगर विनय चंद्र के तरद्दुद में कमी नहीं आई। उस पर जो आलम हैरत तारी हुआ था, आलम हैरत से ज़्यादा आलम यास और बतदरीज बढ़ता जा रहा था। आदमी की समात एक बर्तन की तरह है। कानों के ये वो 2 छोटे छोटे बर्तन बहुत सी चीज़ें बड़ी बड़ी मकदार में अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं, मगर उनकी समाई की भी एक हद होती है। विनिश की समात खबरें सुनते सुनते छलकने लगी थी। चंद दिन कबल उसके छोटे भाई ने मरकर उसे तकरीबन नीम जां कर दिया था। सुरेश की मौत से पहले उसके अजीज़ बहन शारदा ने उसे बहुत तंग किया और इधर मैं उसे किसी रोज़ चैन नहीं लेने देता था। उसकी हालत अजीब थी और कभी वह अपने मखसूस अंदाज में सर हिलाने लगता और कभी बैठे बैठे साकत हो जाता। कभी उसके चेहरे पर ताजगी की लहर उठती, कभी उसका चेहरा मुरझा जाता। आईजी के फ़ोन ने यह कफ़ियत और महमीज़ की और फिर मेरे टोकने पर वह मुज़म्मिल अंदाज में उठा और इसरार करने लगा कि मैं भी उसके साथ कर्नल हार्डिंग से मरने वालों गोरों की तज़य्यद करने के लिए छानी चलूं। जी तो मेरा भी यही चाहता था, लेकिन एक सफारती गलती थी। हाकिमों से ऐसी छेड़छाड़ अच्छी नहीं होती और मैंने बड़ी मुश्किल से तनहा छावनी जाने पर इमादा किया। फ़ौरन मालियों को हुक्म दिया गया कि वो फूलों की 6 चादरें जल्द से जल्द तैयार करें। विनिश को तैयार होते होते 1 बज गया और मैंने इस दौरान में उसके पास, लेकिन उसने मुझसे कोई ख़ास बात नहीं की। मुझे अपने आप से खिफत होने लगी। उसका वालहानापन एक लम्हे के लिए वापस आता था, फिर वह सोचों में डूब जाता। गाड़ी चलाने के लिए उसने देवीलाल ही को तलब किया। चलते वक्त भी उसकी सोगवारी कायम थी। अभी वह राहदारी में ही था कि उसे शहर में कर्फ्यू लगने की इतला दी गई। कर्फ्यू का मतलब था कि जहाँ जो मौजूद है वहीं ठहर जाए। रियासत में किसी गड़बड़ का अंदेशा है और उससे ये मुराद भी होगी कि हथियारों और फाइलों की एक आम तलाशी ली जाए। रियासत के शुरफा के घरों की तलाशी ये रियासत की तारीख का सबसे पहला वाक़या होगा, लेकिन ये मेरा कयास था। किसी ने अगर उन्हें आम तलाशी का मशवरा दिया है तो उससे बड़ी हमाकत मुमकिन नहीं। इस तरह रियासत भर में खौफ व बहरात फैल जाएगा, लेकिन मुमकिन है कि खौफ व बहरात फैलाना ही मकसूद हो। विनिश ने कोतवाली फ़ोन करके कर्फ्यू के दौरान में छावनी जाने का ज़रिया पूछा। उसे बताया गया कि पुलिस का एक दस्ता उसे अपनी निगरानी में छावनी ले जाएगा,
लेकिन चंद मिनट बाद ही कोतवाली की जन्म से उसे फ़ोन पर माजरत के साथ इतला दी गई कि कर्फ्यू की इतला गलत है, राजकुमार विनश किसी वक्त भी छावनी जा सकते हैं। गोया कर्नल हार्डिंग और महाराजा कर्नेलों की मौत से खासे बुखला गए थे और उस कुव्वते फैसला से महरूम हो गए थे कि रियासत के अवाम के लिए क्या मुनासिब सज़ा तजवीज़ करें। सज़ाएँ पहले ही मुख्तलिफ़ शक्लों में बहुत सी दी जा चुकी थी। कारोबार धुंध छा गई थी, दरसगाहें बंद हो जाती थी, शहर में दफ़ा 144 नाफज थी। छावनी के मसला फौजी दस्ते सड़कों पर गश्त करते रहते थे। लोग सरे शाम घरों में घुस कर बैठ जाते। शहर में सकाफती सरगर्मियाँ मांद पड़ चुकी थीं। सर्कस वाले अपना तंबू उखाड़ के राजेपुर भाग गए थे। सबको मालूम था कि दोनों जागीरों के मुलाजम बार बार गिरफ्तार और आज़ाद किए जाते हैं। पुलिस के तशद्दुद की कार्रवाइयाँ सभी को मालूम थी। इन हालात में हर शख्स अपनी ज़िंदगी गैर महफूज ख्याल करता होगा। इन सज़ा याफ्ता और पसमानदा लोगों के साथ मज़ीद क्या सख्त रवैया अख्तियार किया जाए। छावनी के अफसरों और महाराजा में शायद इख्तलाफ पैदा हो गया होगा। महाराजा ने जोश में कर्फ्यू का नफाज का हुक्म दिया होगा। कर्नल ने यह हुक्म वापस कराया होगा। एक शख्स गर्म मुल्क का रहने वाला था, एक ठंडे मुल्क का, और जो गर्मी उसके यहाँ थी वो भी यहीं का अतिया थी। कोई बात अपनी फितरत के खिलाफ नहीं थी। दोपहर का खाना खाने से पहले विनय चंद्र छावनी रवाना हो गया। गाड़ी देवीलाल ही चला रहा था। देवीलाल कितना अहम आदमी नज़र आ रहा था। वो राजेपुर की तारीख का धावा मोड़ सकता था। मुझे ऐसे लगा जैसे देवीलाल राजकुमार विनय चंद्र है और वो विनय चंद्र को गिरफ्तार करके छावनी लिए जा रहा है। विनय के जाने के बाद मैं उसी के कमरे में आकर महसूस हो गया और मुझे अपने जिस्म से शदीद बेजारी हुई। ये एक खूबसूरत कमरा था जहाँ मैंने खुद को कैद कर लिया। उसकी दिल नवाजी के लिए हज़ारों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन ये मेरी दिल नवाजी करने में नाकाम हो गया। फ़िरआना मिस्र की कब्रों में दुनिया भर की आसाइशें दफन कर दी जाती थीं, लेकिन फ़िरऔन अपने तंज करने वालों से मुकम्मल बेनियाजी बरत लेते थे। मैं अपने कब्र में फ़िरऔन से ज़्यादा जबर सह रहा था, क्योंकि मेरी आंखें खुली हुई थी और मेरा जिस्म हरकत करता था। विनय चंद्र मुझे अपनी यासियत के जरासीम लगाकर चला गया। मुझे अपने सामने कोई काम नज़र नहीं आ रहा था। एक खालीपन, एक सपाट और उजाड़ फिजा, ना कोई रंग न बू, हर तरफ वीरानी ही वीरानी, ताहद्दे नज़र सहरा में उड़ती हुई रेत। टेलीफोन की घंटी तेज़ी से बज रही थी। घंटी बंद नहीं हुई तो मैंने रिसीवर उठाकर दोबारा क्रेडल पर पटकने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर रिसीवर हाथ में आते ही इरादा बदल गया। मोहन, किसी ने सरगोशी में मेरा नाम लिया। कौन है? मैंने तजस्सुस से पूछा। मैं हूँ, तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गई, सुंदिया जी। और मैंने उदासी से कहा, हाँ, तुम कैसे आदमी हो? वो नाराज़ लहजे में बोली। क्यों, क्या हुआ? और मैंने बेदिली से पूछा। मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। और उसकी आवाज़ चटक रही थी। मगर सुंदिया जी, यहाँ इस वक्त? हाँ, अभी इसी वक्त, और मुझे मालूम है कि राजकुमार मामा बाहर गए हैं। फिर भी मैंने झिझक कर कहा, आप कहाँ हैं? खामोश, और मैं कहीं भी हूँ तुम्हारे पास आ जाऊँगी। मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है। वो राजदारी से बोली, दरवाज़ा खुला रखो। तो आप पीछे बाथरूम की तरफ से आइए। वो कहीं करीब ही से फ़ोन कर रही थी। चंद मिनट बाद मुझे उसके कदमों की चाप सुनाई दी। मैंने मुलाकाती कमरे की चटकनी अंदर से बंद कर ली। बाथरूम के दरवाजे पर उसका चेहरा जैसे ही नमूदार हुआ, मैं उसकी जानब लपका। उसने एक शोक जंपर पहन रखा था। टांगों पर तंग मोरी का सफ़ेद पजामा था। गले में एक छोटा सा हरा दुपट्टा पड़ा हुआ था। सुंदिया को नत नए लिबास पहनने का शौक़ था और उसका ताज़ा सुर्ख और चमकता हुआ चेहरा देखकर मेरे तन मुर्दा में चटकन होने लगी। मैंने उसे बेख्तियार बाजों में भर लिया और वो मेरे सीने से ऐसे चिपक गई जैसे अब कभी अलहदा नहीं होगी। आदमी का इलाज आदमी है। ये कैसा तमाशा है? कोई आदमी जिस्म खुश कर देता है, कोई उसमें बहार बखेर देता है। आदमी के चेहरों में इतना फ़र्क नहीं होता जितना सिफ़ात में होता है। सुंदिया की उम्र कम थी और वह एक मुकम्मल आदमी नहीं थी, लेकिन उसमें कई आदमियों का गुदाज था, कई आदमियों की मिठास, और मेरे बाजों में आकर उसका उभरता हुआ छरेरा बदन लचक गया। उसके बदन ने ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू किया था और अब वो इधर उधर फैल रहा था। उसका चेहरा मेरे शान में छुप गया और उसके बाल, सुंदिया के सुनहरी बाल जो अब स्याही की तरफ माइल हो रहे थे, मेरे हाथों पर परसरा रहे थे और इतनी देर तक कभी वो मेरे गले से नहीं लगी थी। जब मैंने उसका चेहरा उठाकर देखा, वो तमतमा रहा था। आंखों से रोशनी फूट रही थी।
पहली बार वो मुझसे नज़रें मिलाने से कतराई और उसने सर झटकते हुए अपना चेहरा दोबारा मेरे शानों में छुपा लिया। मैं तुमसे सख्त नाराज़ हूँ, उसने मचल कर कहा। मुझसे कौन नाराज़ नहीं, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। खैर है, और मैं दिल में यहाँ कितने फेरे लगाती हूँ। कभी तुम बीमार रहते हो, कभी कहीं यूँ ही, कभी कोई यहाँ बैठा होता है, कभी कोई, और तुम खुद कभी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं करते। आपको मेरी मजबूरियों का इल्म है। फिर वही आप, वो बफर कर बोली। मैं भूल गया कि मैंने तेजी से कहा कि तुम सुंदिया जी। वो कुछ मुतमिन हुई और उदासी से बोली, मोहन, मुझे तुम बहुत याद आते हो। जी चाहता है कि हर वक्त तुम सामने बैठे रहो और मुझे नींद भी नहीं आती। नींद तो आनी चाहिए सुंदिया जी, तुम मेरा ख्याल मत किया करो। तुम्हारा ख्याल नहीं किया था, वो गर्दन झटक कर बोली। खैर, खबर है कि मैंने तुम्हारी बीमारी में रोज़ मंदिर जाकर प्रार्थना की है और यहाँ लोग मुझे तुम्हारे पास बैठने नहीं देते थे। जब भी तो देखो कितना जल्दी अच्छा हो गया हूँ, मैंने मुस्कुराकर कहा। मोहन, ये सब तुमसे जलते हैं। बड़ी हवेली में कोई बात हो जाए तो वह तुम्हारा नाम ले देते हैं। कोई मर जाता है तो सब की ज़ुबान पर फ़ौरन तुम्हारा नाम आ जाता है। कहते हैं, वो सांस ले लेकर बोली, कि तुम कोई राक्षस हो। तुमने वीनेश मामा पर जादू कर दिया है। जब से वीनेश मामा ने बून में ये ऐलान किया है कि तुम एक नौकर नहीं हो बल्कि उसके दोस्त हो, वो सब तुमसे नफ़रत करने लगे हैं। चंद लोगों के सिवा किसी को वीनेश मामा से तुम्हारी दोस्ती पसंद नहीं आई। ये सब तुम्हारे बारे में अजीब अजीब बातें करते हैं। मेरा जी चाहता है कि सबको गोली मार दूं। सुंदिया, और तुम उनसे नहीं कहती कि मैं इतना बुरा नहीं हूँ। मेरी बात कौन सुनता है। मुझे पता चल गया है कि तुम्हें छौनी ले जाकर मारा पीटा गया था। अब तो तुम्हारे ज़ख्म बिल्कुल ठीक है ना। और वो मेरा बाजू टटोलते हुए बोली। अब तो निशान भी मिट गए और मैंने उसके कंधों पर कोहनियाँ रख कर। सुंदिया, तुम्हारे आने से पहले मैं बहुत उदास था। मुझे पता है कि तुम कितने उदास रहते होगे। फिर तुम मेरी तरह भून में मुझे तलाश क्यों नहीं करते। तुम्हारी बीमारी में मेरा बहुत जी चाहता था कि मैं तुम्हारे पास बैठी रहूं और तुम्हें दवा पिलाती रहूं, मगर वो परकटी नर्सें हर वक्त संतरों की तरह मौजूद रहती थीं। मैं फिर बीमार हो जाऊंगा और इस बार नर्सों की बजाय तुम्हें बुलाऊंगा। और उस दिन जब तुमने मेरे सर पर अपने बाल बखेरे तो मुझे बहुत सुकून मिला। सच, वो चुट कर बोली और जैसे गुंचा चटक जाए। और जब वो शर्मा गई, मैं नहीं बताती। सुंदिया जी, अगर किसी ने देख लिया कि आप मुझसे, उसने तलमला कर कहा हूँ, और हर वक्त ज़रा डराते रहते हो। मैं किसी से नहीं डरती और मैं तुम्हें यह बताने आई थी। आते ही तुमने सब कुछ बुला दिया। दिमाग का कोना जाने क्या हो गया है। और वह अपने माथे पर हाथ रख कर बोली, दिमाग बदलो, मेरा दिमाग तुम ले लो और मैं तुम्हारा। फिर तुम और परेशान रहोगी और मैं नटखट हो जाऊंगा। फिर मैं बहादुर हो जाऊंगी और मेरा बहुत नाम होगा। वो हंस पड़ी और उसके मुंह में जैसे मोती डल गए। उसके छोटे छोटे दांत, कतार में मुअद्दब खड़े हुए सफ़ेद दांत। मेरा जी चाहा कि उन्हें निकाल कर अपने दांतों से छिपा लूँ। और वह हंसी तो मैंने अंदर से उसका साफ और शफाफ गुलाबी मुंह देखा। तुम क्या कह रही थी, फिर भूल गई। ओह, और उसने अपने गाल पर हल्की चिपट लगाई। सुनो, अपनी आवाज़ पर जैसे पर्दा डालती हुई वो धीरे धीरे से बोली, प्रीत आंटी से होशियार रहना। किसी का नाम को कहीं तो मना कर देना, बुलाएं तो टाल देना, बल्कि इस तरफ जाना ही नहीं। क्यों? मैंने हैरत का इज़हार किया। मैं उन्हें बहुत दिनों से चेक कर रही हूँ कि तुम्हारी बीमारी के दौरान मैं खाली नहीं रही। और कल भी वो जगदीप अंकल से तुम्हारे मुताल्लिक़ चुपके बातें कर रही थी। मैं जब पहुँची तो उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया और मैंने पहले ही चुप कर सारी बातें सुन ली थीं प्रीत आंटी से। और मैं उसी दिन खटक गई थी जिस दिन मैंने उन्हें आशा आंटी के साथ तुम्हारे खिलाफ़ बातें सुनते देखा था। यह हिमा भी ऐसी ही है और कसम भी तुम्हारे खिलाफ़ है। प्रीत आंटी को तो मैं उसी वक्त शूट कर देती जब कल वो जगदीप से बातें कर रही थी। कह रही थी कि अभी उसी की ज़िंदगी बाकी है, मगर कब तक। मेरे पास इस वक्त पिस्तौल नहीं था और होता भी तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी। नौकरों ने मुझे उनके पास जाते हुए देख लिया था। बहरहाल मुझे पता चल गया कि कौन उन लोगों के पीछे है। ये जगदीप अंकल सूरखन्ना कौन होता है, मोहन। और मुझे यकीन है कि तुम पर पिस्तौल उन्हीं लोगों ने चलाया होगा। अब बातें मेरी समझ में आ रही हैं और तुम सच कहते हो कि मैं बच्ची हूँ। अब मैं बच्ची नहीं हूँ। खैर, वो समझती हैं तो तुम अकेले हो। मालूम ये, और क्या मालूम कि ये तुम्हें जहर दे दें। अपने खाने पीने में एहतियात रखना। और तुम तो कांटे की तरह उनके दिल में खटकने लगे हो। मैंने उसे बोलने दिया क्योंकि वो बोलते हुए बहुत अच्छी लगी थी। तेज़ तेज़ बातें करती और जैसे कि उसमें मिर्चें लग गई हों।
जब उसने मेरा रद्द अमल जानने के लिए सांस ली तो मैंने इश्तियाक से कहा, बस तुम यही ज़रूरी बात करना चाहती थी, क्या ये ज़रूरी गैर ज़रूरी बातें हैं? वो होंठ सकेड़ कर बोली, वैसे तुमसे बातें करने को जी बहुत चाह रहा था, क्या मिलना ज़रूरी नहीं होता? बहुत ज़रूरी होता है, मगर संध्या जी तुम बेफिक्र रहो और अभी मेरी मौत नहीं आई है। खबरदार आइंदा पिस्तौल हाथ में लेने की कोशिश ना करना। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हारे हाथों में मेहंदी और चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं। सजी शर्मीली बच्ची, और मैंने उसकी ठोड़ी पकड़ कर कहा, खैर मैं तुम्हारी बातें मानूं या ना मानूं ये मेरी मर्ज़ी है। किसी दिन गोली लग जाएगी, बहादुर बच्चे और बच्चों जी देखते रह जाएंगे। उसका ये अंदाज़ दिल बुरी तरह मुझे इस कदर पसंद आया कि मैंने उसे बहुत ज़ोर से अपने शिकंजे में जकड़ लिया। फिर मुलाकाती कमरे की इतलाई घंटी ने सब कुछ दरहम बरहम कर दिया और मैंने संध्या को जल्द से जल्द बाथरूम के रास्ते बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा खोला तो विनय चंद्र का सेक्रेटरी हवास भागता खड़ा था। मोहन बाबू, छावनी से फ़ोन आया है, राजकुमार पर हमला कर दिया गया। मेरे सीने में अचानक गोली लगी और दिल को इतनी ज़ोर से झटका लगा जैसे सेक्रेटरी ने बिजली के नंगे तार जिसम में चबो दिए हों। क्या बकते हो? नहीं नहीं, मैंने सहम कर पीछे हटते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, और मैंने वहशत में उसके शाने झंझोड़ दिए। छावनी से अभी अभी फ़ोन आया है मोहन बाबू। कहाँ से? छावनी से। और विनेश बाबू कैसे हैं? मेरी ज़ुबान लड़खड़ाने लगी। वो छावनी के अस्पताल में दाखिल कर दिए गए और किसी ने अस्पताल ही से फ़ोन किया है, किसी गोरे ने। नहीं, मैंने चीख कर कहा, और तुमसे किसी ने मजाक किया है। सेक्रेटरी ने सर झुका लिया। काश ऐसा ही हो मोहन बाबू। उसके सर्द लहजे से मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। और ओह, तो फिर तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तुम कितने बेहस हो, गाड़ी निकलवाओ। और क्या तुमने रानी माँ को खबर कर दी? जी हाँ, सबसे पहले उन्हीं को इतला दी थी। कब? और ये फ़ोन कब आया? चंद मिनट पहले। बस रानी माँ को बताने में वक़्त लगा। मैंने उसे एक तरफ धकेल कर रास्ते से हटाया और हथदारी में तेज़ी से भागने लगा। मेरे पीछे पीछे सेक्रेटरी भागा हुआ आ रहा था। गैराज में बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी थी और मुझे इस तरह अंधाधुंध भागता हुआ देखकर भून में तैनात मसला संतरियों की बंदूकें तन गईं। हल्ट हल्ट, बीक वक़्त कई आवाज़ें एक साथ गूंजी, लेकिन मैंने उनकी आवाज़ों पर तवज्जो नहीं दी। गैराज में चंद ड्राइवर चबूतरे 25 खेल रहे थे और मैंने एक शख्स को गर्दन से पकड़ कर खींच लिया। चलो छावनी चलो, गाड़ी निकालो। वो मेरी वहशत से सरासीमा हो गया और वहीं खड़े खड़े लर्जने लगा। चाबियाँ निकालो। और मैं उसके सीने पर हाथ मारकर कहा, मेरी सूरत क्या देख रहे हो? उसी असना में सेक्रेटरी गैराज में दाखिल हो गया था। तमाम गाड़ियाँ बाहर निकाल कर तैयार रखो, उसने ड्राइवरों को हुक्म दिया। और स्पोर्ट्स की चाबी किधर है? आप उसे ना चलाएं मोहन बाबू, एक मुअम्मर ड्राइवर झटक कर बोला। चाबी निकालो शंकर चाचा, मैंने धाड़ कर कहा। बूढ़ा ड्राइवर मुझे चाबी देने की बजाय खुद ही स्पोर्ट कार की तरफ लपका और उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मुझे बैठने का इशारा किया। चंद लम्हों में स्पोर्ट्स कार दरवाजे पर मौजूद थी। संतरियों ने दरवाज़ा खोलने में तामल किया और मेरा हाथ जेब में रखे पिस्तौल टटोलने लगा, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई। पीछे से महारानी देवी की गाड़ी का हॉर्न बजने लगा। संतरियों ने उसके इशारे पर दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही गाड़ी सद दरवाजे से निकली, स्याह सड़क पर इस तरह बहने लगी जैसे तमाम सड़क नशीब में जा रही हो। बूढ़े ड्राइवर ने लम्हों में शहर की हदूद तय कर ली और गाड़ी छावनी के पचीदा रास्तों पर भगाने लगा। शहर में हर चौराहे पर पुलिस के दस्ते तैनात थे, लेकिन छावनी जाने वाली सड़क सुनसान पड़ी थी और मेरे दिमाग में एक शोर बरपा था। मैं बार बार ड्राइवर को गाड़ी तेज़ चलाने का हुक्म दे रहा था। आड़े तिरछे पहाड़ी रास्तों पर कई जगह गाड़ी गिरते गिरते बची और मैंने ऊंचाई पर पीछे मुड़कर देखा। चक्कर खाती हुई सड़क साफ नज़र आ रही थी और महारानी माया देवी का दूर दूर तक निशान नहीं था। विनेश की फ़िक्र किसी को नहीं थी। आह इन विनेश, काश मैं तमाम मसलतें छोड़कर आपके साथ चलता। उसका चेहरा मेरी आंखों में बैठा हुआ था। विनेश, फ़िक्र मत करो, मैं अभी ज़िंदा हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी की परवाह भी नहीं। मेरे सीने में लावा खोल रहा था। ड्राइवर ने छावनी के गेट पर एक झटके से गाड़ी रोक दी। विनेश की गाड़ी गेट के पास ही खड़ी थी और उसके बॉडी पर कई जगह गोलियों के निशानात थे। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और मैंने जल्द से जल्द गाड़ी से उतरकर संतरियों से पूछा, राजकुमार विनेश कहाँ हैं? उन्होंने गेट से मुल्हक कमरे में जाकर इतला दी। हुक्म मिलने में देर हो गई और मैं गेट पर पागलों की तरह इजाज़त का इंतज़ार करता रहा। आखिर दरवाज़ा खोल दिया गया और शंकर ने गाड़ी अस्पताल के अंदर पहुंचाकर सांस ली। मुझे अस्पताल की इमारत में दाखिल होने से रोक दिया गया। शायद गोरों को मेरा लिबास पसंद नहीं आया था
वो इतने सर्द थे कि मुझ पर जुनून तारी होने लगा और मैं राजकुमार विनय चंद्र को देखना चाहता हूँ। वो कैसे हैं? और मैंने अस्पताल के इस्तकबाली कमरे में चीख कर कहा, तुम उनके कौन होते हो? मैं उनका गुलाम हूँ। आराम से बैठो, अंग्रेज़ रिफ्रेशमेंट लड़की ने नहुसत से कहा और बेदिली से फ़ोन उठाकर अस्पताल के बड़े डॉक्टर को मेरा नाम बताया। अस्पताल के दरवाजे और इमारत पर गोरे फौजी पहरा दे रहे थे और मैंने जवाब के लिए कर्बनाक वक्त गुजारा। फिर अंदर से इतला आई और मुझे परवाना लिख कर दे दिया गया। विनश VIP अपार्टमेंट नंबर 11 में ज़ैर इलाज था। इस्तकबाली लड़की की बातों से कुछ न कुछ धारा ज़रूर बंधी। VIP अपार्टमेंट तक एक गोरे ने मेरी रहनुमाई की। मेरा अपना दिल नहीं रहा था। गोरे ने मुझे नंबर 11 के दरवाजे पर छोड़ दिया। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मुझे वहाँ 2 अंग्रेज़ डॉक्टरों के साथ जगदीप खड़ा हुआ नजर आया। जगदीप को यहाँ देखकर मेरे कदम जामद हो गए और मेरा पूरा जिस्म जैसे किसी ने दहकते हुए अलाव में डाल दिया। मेरी आहट पर जगदीप ने मुड़कर मुझे देखा और मैंने उसे, और उसके चेहरे पर मुझे सिर्फ आंखें ही आंखें नजर आईं। बेचैन, हैरतज़दा, गहरी और सुर्ख आंखें, और मेरी तरह एक लम्हे के लिए वो भी साकत हो गया। मेरे हाथों में खुजली होने लगी। उसे ऊपर से उठाकर फर्श पर पटक देने को जी चाहा। हाथों में इसरार पैदा हुआ। जगदीप की आंखें चमकने लगी थी और वह मुंह फेर कर डॉक्टरों से गुफ्तगू में मसरूफ़ हो गया। मैं उसके पास से गुजरा तो उसने उचड़ती हुई नज़र मुझ पर डाली और उसके होंठों पर ना मुस्कुराहट थी और ना उसने कोई बात की। मैं मुंतज़िर रहा कि वो एक आध लफ्ज़ ज़रूर अपनी ज़ुबान से अदा करे। इस बात का भी फ़ैसला हो जाएगा। नर्स ने मुझे बाहर ठहराए रखा और अंदर जाकर मेरी आमद की इतला दी। नर्स की बजाय अंदर से राजकुमारी कमल बरामद हुई और मेरी सूरत देखते ही बेकरारी से बोली, ओह मोहन, और तुमने आने में देर की। विनश कितने ही बार तुम्हारा नाम ले चुका है। राजकुमारी कमल की खनकती हुई आवाज़ दूर तक गूंजी। जगदीप के सर डॉक्टरों ने भी पलट कर देखा। राजकुमार कैसे हैं? मैंने असराब से पूछा। आओ अंदर आ जाओ। और राजकुमारी ने बेसाख्ता मेरा हाथ थाम लिया और मुझे अपने वजूद पर यकीन नहीं आया। क्या हुआ? ये क्या हुआ? और मैंने विनश की मसहरी पर झपटते हुए कहा, और उनकी हालत कैसी है? विनश की आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर तमानियत छाई हुई थी। मैंने चादर हटाकर बदहवासी से उसका जिस्म टटोलने लगा। विनश के बाएं बाजू पर पट्टियां बंधी हुई थीं और उसका बाकी सारा जिस्म सलामत था। मैंने एक गहरी सांस ली और बेताबी से राजकुमारी की तरफ देखा। वो अपनी दराज पलकें तेजी से झपका रही थी और उसके होंठों पर एक आसूदा और शाहाना मुस्कुराहट उभरी। विनश बच गए मोहन, वो सोगवारी से बोली। ये सब कैसे हो गया? और मेरी आवाज़ हलक में बिगड़ गई। विनश छौनी आ रहे थे कि रास्ते में किसी जगह उनकी कार पर हमला कर दिया गया। राजकुमारी कमल ने थमे थमे उदास लहजे में कहा। इत्तफाक से विनश ड्राइवर की सीट पर बैठे हुए थे और ड्राइवर पिछली सीट पर। विनश के धोखे में ड्राइवर मारा गया और तुम्हें याद होगा कि एक बार पहले भी ऐसा हुआ था। कार पर कई गोलियां चलीं और एक गोली विनश के बाजू में लग गई, मगर उन्होंने हौसला नहीं खोया। बाजू जख्मी होने के बावजूद किसी न किसी तरह गाड़ी संभाले रखी और गोलियों के दिल से बाहर निकल आए। जब ये छौनी के गेट पर पहुंचे तो इनका बहुत सा खून निकल चुका था। यहाँ आकर ये बेहोश हो गए। हम लोग भी यहाँ मौजूद थे। महाराजा अभी अभी वापस गए थे और कंवर जगदीप अभी तक शायद बाहर ही खड़े हैं। डॉक्टर के बयान के मुताबिक विनश खतरे से बाहर है। गोली उनके बाजू को चीरती हुई गुजर गई, मगर ड्राइवर मारा गया। अभी कुछ देर पहले ये होश में आए थे और तुम्हारा शारदा रानी माँ का नाम ले रहे थे। डॉक्टर ने आराम से सोने के लिए इंजेक्शन लगा दिया है। राजकुमारी कमल खामोश होकर मेरी आंखों में झांकने लगी। इन्होंने किसी को देखा नहीं कि वो कौन लोग थे? शायद नहीं। और राजकुमारी कमल ने दिलगीर आवाज़ में जवाब दिया, मोहन, ये जगह अब रहने की नहीं रही। मुझ से कोई जवाब नहीं दिया जा सका और विनश की तरफ से सुकून होने के बाद मुझे राजकुमारी कमल की मौजूदगी का शिद्दत से एहसास होने लगा था। वो मुझसे इस कदर करीब थी और मुझसे इस तरह बातें कर रही थी कि मुझे अपनी कानों पर बार बार शुबा हो रहा था। नर्स दूर हुई तो राजकुमारी कमल ने आहिस्ता से कहा, कल तुम्हारा फ़ोन नहीं आया। मुझे ख्याल आया और मेरा गुरेज तो इस एहसास के सबब है कि वो अपने सरापा के साथ यहाँ मौजूद है। बीमारी से उठने के बाद मैं छुप कर उसे रोज़ फ़ोन करता था। मेरे साथ उसकी ये बेसाख्तगी, बरजस्तगी और पजीराई बेवजह नहीं थी। उसकी तमकनत का वही अंदाज़ था जो राजमहल की किसी दोशीदा का हो सकता है। कुछ समझ में नहीं आया कि विनश के ज़ख्मी हो जाने का मातम करूं या राजकुमारी कमल का जलवा देखूं।
उसकी आंखें देखूं, उसकी गैर मतवक्का मौजूदगी ने मुझे असाब बाख्ता कर दिया था। विनश गहरी नींद में डूबा हुआ था और मेरे छोड़ देने के बाद ड्राइवर देवीलाल की ज़िंदगी सिर्फ चंद घंटे और लिखे थे और उसे अपना वक़्त ज़रूर पूरा किया। अब विनश के सिवा कुछ सोचना ही नहीं चाहता था, लेकिन राजकुमारी कमल अपनी आंखों, अपनी होंठों से मुझे पुकार रही थी और मैंने मायूसी से जवाब दिया, कल मौका ही नहीं मिला। आज भी किसी तौर से मुलाकात होनी थी। वह यासियत से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैं उनकी खबर सुनकर अपने हवास को बैठा था और अब तक नहीं देख लिया था, करार नहीं आया। मोहन, वो पुरख्याल लहजे में बोली, क्या तुम इन्हें बहुत अजीज समझते हो? विनश बाबू। और मैंने जोश में आकर कहा, ये बहुत अजीब हैं। तुम भी कुछ कम अजीब नहीं हो, और तुम और किस किस को अजीज समझते हो? मैंने घबरा कर नज़रें उठाईं और कंवल मेरा जवाब सुनने की मुशाक थी। वो लोग भी हैं, मैंने सटपटाकर जवाब दिया। वो मुस्कुराई, और तुम्हें मालूम है कि आज क्या हुआ? नहीं, मैंने तअज्जुब से पूछा। कल रात एक बड़ा सान्या हो गया। विनश ने तुम्हें नहीं बताया? आपकी मुराद वो कर्नल वर्नल की? मैंने धीरे से कहा, हाँ हाँ वही। तुमने सुना? अब यहाँ रोज़ यही होता है। महाराजा तो बहुत परेशान होंगे, बेहद बेपनाह, और सुबह कह रहे थे कि शायद हमारे दिन ख़त्म हो गए। क्यों? उनकी क्या ख़ता है? ख़ता किसकी भी हो, हर इल्ज़ाम महाराजा पे आता है। जैसे महाराजा की रियासत के लोग हर मकान में मौजूद हों, जैसे महाराजा के हर एक के दिल और दिमाग पर काबज़ हों, और यही तमाम गोलियां उन्हीं के हुक्म पर चलती हों। महाराजा की तशवीश फजूल है। ये लोग भी जानते होंगे कि महाराजा तन्हा क्या कर सकते हैं। रियासत राजेपुर के बाहर अंग्रेज़ों के खिलाफ जो शोरशें हो रही हैं, क्या वो भी महाराजा की एमा से हो रही हैं? और मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे हुक्म दीजिए। हम भी उनसे यही कहते हैं, लेकिन इन रोज़ बरोज़ के वाक़यात ने उन्हें असाबी मरीज़ बना दिया है। वो बहुत हिसास है मोहन, और तुम तो इधर फटकते ही नहीं। कुछ और नहीं तो तुम महाराजा की धारा से बंधा सकते हो। जो बातें तुम हमसे कह रहे हो वो उनसे भी कह सकते हो। इस बहाने हमसे भी मुलाकात हो जाया करेगी। तुम आते ही क्यों नहीं? और हमने तुम्हारे मुतल्लक महाराजा से इतनी बातें की हैं कि तुम अब आओगे तो तुम्हें कोई अजनबियत महसूस नहीं होगी। मैंने आपसे कहा था कि मुझे झिझक होती है, और मैं आपके यहाँ आने का मतलब ये है कि सब की नज़रों में आया जाए। हमसे सबको डर लगता है। वो हसरत से बोली, मोहन, हम बताएं कि हम वो नहीं हैं जो तुम समझते हो। हम आदमी हैं मोहन, भूत नहीं। आप तो परी हैं, हूर हैं, और आप तो विनस का मुजस्मा हैं। हम किसी दिन मर जाएंगे मोहन, हम किसी दिन ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, फिर आपने वो बातें शुरू कर दी। मैं यहाँ फ़ोन बंद नहीं कर सकता। क्या उठकर चला जाऊँ? और मैंने नाराज़गी से कहा, मोहन, हम सच कह रहे हैं, हमारी बात का यकीन करो। मैं जानता हूँ, लेकिन कमल देवी, आप इस कदर मायूस क्यों हो गई हैं? अगर आपको मैं अपनी कहानी सुनाऊं तो आप कहेंगी कि मैं ज़िंदा कैसे हूं, मगर मैं ज़िंदा हूं कमल देवी। ये बड़ी बेहसी की बात है। तुम एक जुर्रतमंद आदमी हो, तुम्हारी कुव्वत बर्दाश्त हैरत अंगेज़ है। काश हम में भी ये जुर्रत और बर्दाश्त पैदा हो जाए। मोहन, तुम एक शानदार आदमी हो। ना जाने क्यों तुम किन उलझनों में गिरफ्तार हो। तुम्हें तो एक राजा होना चाहिए। बस कीजिए, मैं ज़मीन का बाशिंदा हूँ। मैंने हंसकर कहा, हमारी बात का यकीन नहीं है। वो गनूदा आवाज़ में बोली, बस इसी बात से इख्तलाफ है। मोहन, हम अब एक बात कहें। वो राज़दाराना अंदाज में बोली, कहिए। मैंने इश्तियाक से कहा और वह सोचने लगी। मैंने इसरार किया, मगर वह कुछ बोली नहीं। बेकरारी से उंगलियों में उंगलियां फंसाती रही। कहिए ना, आप क्या कह रही थीं? छोड़ो, फिर कभी कहेंगे। जब तुम राजमहल आओगे तब कहेंगे। उसने अपना जुमला मुकम्मल नहीं किया था कि महारानी माया देवी बुलाई हुई कमरे में दाखिल हुई और आते ही विनश के जिस्म से लिपट गई। माया देवी ने फरियाद करना और विनश का जिस्म झंझोड़ना शुरू कर दिया। मैं दूर आकर एक जगह खड़ा हो गया। माया देवी ने विनश का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसकी पेशानी पर मुतअद्दिद बोसे सबद किए। राजकुमारी कुछ देर तो वहीं ठहरी रही, मेरे पास आ गई और वो मेरे बराबर खड़ी थी, जैसे हम दोनों फ़ोटो खिंचवाने के लिए साथ खड़े हों। मैं बुरी तरह कसमसाने लगा और कोई भी अंदर आ सकता था और राजकुमारी को मेरे साथ इस तरह देखकर परेशान हो सकता था। हम अब जा रहे हैं, उसने सरगोशी की। जी, और मुझसे कुछ और ना कहा गया। तुम हमें रुखसत करने दरवाजे तक नहीं आओगे? जी, मैंने बुखलाकर कहा। क्यों नहीं? कुमारी कमल ने माया देवी से रस्मी इजाज़त तलब की। माया देवी ने हस्बे मामूल उसकी बुलाई ली और इतनी देर विनश की तीमारदारी करने का शुक्रिया अदा किया। मैं कमर से पहले दरवाजे पर पहुंच गया था। कमरे से बाहर आकर मैंने उसके आगे चलना चाहा, लेकिन वह लपक कर मेरे बराबर आ गई। तुम विनश की वजह से बहुत फ़िक्रमंद मालूम होते हो।
इत्मीनान रखो, वो जल्द ठीक हो जाएंगे, कमल ने मुस्कुराकर कहा। विनेश तो ठीक हो जाएंगे कमल देवी, लेकिन ठीक तो उन लोगों को होना चाहिए जो विनेश बाबू जैसे आदमी को ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। मेरी आवाज़ में गुस्सा शामिल था। रास्ता बड़ा नहीं था। अभी हमने अपार्टमेंट का दरवाज़ा अबूर नहीं किया था कि प्रीत और कसम के हमरा जगदेव आता हुआ नजर आया। कमल इस वक्त दरवाजे पर एक लम्हे ठहर कर मुझे अलविदाई नज़रों से देख रही थी और शायद अब वो बात कहना चाहती थी जो अंदर नहीं कह सकी थी, मगर इन तीनों ने उसे घेर लिया और थोड़ी देर और ठहरने के लिए इसरार करने लगी। राजकुमारी ने माजरत चाही और मैं वहीं से लौट गया, क्योंकि अब राजकुमारी को रुखसत करने के लिए उसके शायाने शान लोग मौजूद थे। शाम के 7 बजे कहीं विनेश की नींद टूटी और एकदम डॉक्टरों ने उसे घेर लिया। हिमा, कसम और जगदीप के अलावा बूंद के कई लोग जा चुके थे। महाराणा माया देवी अभी तक विनेश के सराहने बैठी थी और मैं बेशतर वक्त कमरे से बाहर रहा, क्योंकि डॉक्टर ने एक आदमी से ज़्यादा को अंदर ठहरने की इजाज़त नहीं दी थी। छावनी के अस्पताल से कुछ फासले पर कर्नल हार्डिंग की कोठी थी और वहाँ रीता रहती थी, मगर वो अब तक विनेश को देखने नहीं आई थी। उसे आना चाहिए था। कर्नल ने रीता को नहीं बताया होगा और यूं भी आज के दिन वो बहुत मसरूफ़ होगा। उसे अस्पताल के अंग्रेज़ अमले के सामने हिंदुस्तानियों के साथ अपनी लड़की के वालहाना अजहार पर सुबकी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी, ख़ुसूसन ऐसे मौक़े पर जब हवाई कमान के 3 आला अफसर और 3 सिपाही ख़त्म कर दिए गए हों और छावनी में हलचल मची हुई हो। अंग्रेज़ को अपने तासर छुपाने में मलका हासिल है। अस्पताल की नर्सों, डॉक्टरों और अमले के दूसरे लोगों के चेहरे तासर से आरी थे, लेकिन वो सरगर्म नहीं थे, थके थके से थे। अपार्टमेंट के बरामदे में फ़ोन मौजूद था। मैं कर्नल हार्डिंग की बहाली पर रीता को मुबारकबाद देना चाहता था। उसे अपने बाप के सामने बड़ी शर्मिंदगी होगी और मैंने फ़ोन नहीं किया। अच्छा ही हुआ वो नहीं आई। वो आती तो मुझे अपने चेहरे पर गाज़े मलने पड़ते। डॉक्टर ने जब विनेश को छोड़ा तो मेरी तलबी हुई। मैं भागा उसके कमरे में पहुंचा। उसने बेचैनी से करवट बदली और उठना चाहा, मगर कराह कर रह गया। महारानी माया देवी ने उसके शाने पर बोझ डालकर उसे लेटे रहने पर मजबूर कर दिया। मैंने डुबडुबाई हुई आंखों से उसे देखा और उसने आंखें पिटपटाकर मुझे सुकून की तलकीन की। मोहन, डॉक्टर ने कह दिया है कि हम विनेश को ले जा सकते हैं। माया देवी की मसरत भरी आवाज़ उभरी। मेरा बच्चा बच गया है मोहन, आपको मुबारक हो रानी माँ। तुम्हें भी मुबारक हो मोहन। अब इसे ले चलने का कोई इंतज़ाम करो। गाड़ियाँ मौजूद हैं, मगर शायद अस्पताल की एम्बुलेंस। विनेश ने करा कर दखल दिया। नहीं, मैं गाड़ी में बैठ सकता हूँ। यहाँ मेरा दम घुट रहा है। मुझे यहाँ से जल्द अज जल्द ले चलो। बहुत खून निकल गया है मोहन। भगवान ने खैर कर ली और माया देवी विनेश के माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, एम्बुलेंस में ले चलो। नहीं रानी माँ, विनेश ने करब से कहा, मैं इस तरह नहीं जाऊँगा। विनेश की आवाज़ सुनकर मेरे सीने में ठंडी हवा चली और मेरे पैरों में बिजली दौड़ गई। मेरे दिल में किसी ने फूल भर दिए। मैं छलांगे लगाता हुआ बाहर आया। बाहर दोनों गाड़ियां खड़ी थी और मैंने उन्हें अपार्टमेंट के पोर्च में आने का इशारा किया। माया देवी की हिदायत पर अपार्टमेंट्स के इंचार्ज को फ़ोन करके मैंने रुखसी की इतला दी। फिर मैंने विनेश को बिस्तर से उठाकर उसका बाजू अपने शाने पर डाला और मैं तो उसे गोद में ले लेता, मैं तो उसे कंधे पर बिठा लेता। मेरा हाथ उसकी कमर में था और उसका हाथ मेरी गर्दन में हमायल था। उसे चलने में ज़्यादा दुश्वारी नहीं हुई और डॉक्टर ने गर्दन से पट्टी बांधकर उसका हाथ उसके सीने पर ठहरा दिया था। अस्पताल का इंचार्ज हमें रुखसत करने आया और उसने विनेश को इतनी जल्दी रुखसत हो जाने पर मुबारकबाद दी। विनेश ने भी उसका शुक्रिया अदा किया। दोनों में चंद लम्हे गटपट हुई और विनेश को महारानी माया देवी की बड़ी गाड़ी में पिछली नशस्त पर बिठा दिया गया। उसने मुझे भी अपने साथ बिठा लिया और मेरे शाने पर अपना सर टिका दिया। माया देवी ड्राइवर के साथ अगली नशस्त पर नहीं बैठ सकती थी, मगर उन्होंने कोई तर्ज नहीं किया। स्पोर्ट्स पीछे पीछे और हमारी गाड़ियां खरामा आगे चली। देवी लाल की लाश अंग्रेज़ों ने एम्बुलेंस में पहले ही बूंद रवाना कर दी थी। छावनी के गेट पर बरतानिया का सरकार का यूनियन जैक सुरंगा था और दरख्तों और इमारतों पर सोगवारी छाई हुई थी। हमारी गाड़ी बूंद में दाखिल हुई तो बच्चे खच्चे मुलाजमों ने उसे घेर लिया। पंडित ऐश्वरी लाल ने राहदारी में दाखिल होने से पहले धुआं देता हुआ करछा विनेश के जिस्म के गिर्द घुमाया और श्लोक पढ़ने लगा।
विनेश के आने की खबर सुनकर भून के हर हिस्से के लोग उमड़ कर आए और भून की सारी आबादी, किसी ने विनेश के कदमों में फूल डाले, किसी ने पैसे नछावर किए। राहदारी में अच्छी खासी भीड़ लग गई। जगदीप और राजेपुर के दूसरे अमरा के घरों के लोग भी मौजूद थे। सब महारानी माया देवी को बधाई दे रहे थे और दूसरी रानियों ने भी विनेश के गिर्द हल्का बना लिया था। शारदा एक थम से सर टिकाई, लरसी पलकों और शबनमी आंखों के साथ खड़ी थी। पारो का चेहरा तमतमा रहा था। जगदीप की बहन अनीता भी थी और सब के लबों पर उदास उदास मुस्कुराहटें रक्षा थीं। मेरे सर और लिबास पर भी फूल बिखर गए थे और मैं भी राजकुमार बन गया था। विनेश मेरे कंधे पर हाथ रखे कर्बनाक सी गुफ्तगी से सर हिला कर जवाब दे रहा था। बांदियाँ सहमी हुई एक कतार में खड़ी थी और उनमें डाली भी थी। मेरी सूरत देखकर उसके आबरू खींच गए और मैंने दूसरी तरफ नज़र कर ली, क्योंकि डाली की आंखों में न जाने क्या क्या भरा हुआ था। विनेश के महल में उसके खास डॉक्टरों ने उसका मुकम्मल मुआयना किया। जैसे ही मौका मिले मैंने शारदा को विनेश के पास रहने की हिदायत की। इस सफ़र से वह बहुत थक गया था और आते ही बिस्तर पर गिर गया। रात तक लोगों का अस्तहाम रहा। फ़ोन पर फ़ोन आते रहे। आईजी मेहता और दूसरे पुलिस ऑफिसर, रियासत के हकाम और महाराजा की नायबीन, रात तक बहुत से लोग आए और उसका मतलब ये था कि शहर में वो कशीदगी नहीं है जो 3 कर्नलों के मौत के बाद होनी चाहिए थी। गोया कर्नल हार्डिंग ने ज़्यादा अंग्रेज़ होने का सबूत दिया था। खंडर में होने वाली वारदात का जितना शोर गुवा हुआ, ये वारदात उससे महरूम थी। हालांकि संगीन उससे कहीं ज़्यादा थी, मगर ये खामोशी किसी बड़े तूफ़ान का पेश खैमा साबित हो सकती थी। रात के कुफारी हुक्म के तहत अंग्रेज़ संतरी वापस बुला लिए गए और भून के तमाम मुलाजमों को आज़ाद कर दिया गया। ये मुलाजिम इतने खस्ता हाल थे जितने राजेपुर की पुलिस ने वापस भेजे थे। महाराजा ने पुलिस फोर्स भून नहीं हटाई और महाराजा ने सही फैसला किया, क्योंकि भून वापस आने वाले मुलाजिम इस काबिल नहीं थे कि फ़ौरन अपनी ड्यूटियां संभाल लेते। विनेश की जानब से मुतमिन होने के बाद मैं अपने क्वार्टर में डाली के पास आ गया और मैंने उससे 10,000 रुपये तलब किए। ये रुपये मैंने मुख्तलिफ औकात में उसे दिए थे। जवाब में डाली दरवाज़ा बंद करके खामोशी से फर्श से ईंटें हटाने लगी और मैंने उसके इस दौरान में गुड्डे को प्यार करना चाहा, मगर उसने गुड्डे को मुझसे छीन कर ज़मीन पर डाल दिया और ईंटें हटाने के बाद मिट्टी बाहर निकालने में मसरूफ़ हो गई। अंदर से एक पोटली बरामद हुई और पोटली में डाली को दी जाने वाली बख्शिशों के रुपये, गुत्थियाँ और नोट मौजूद थे। काफ़ी बड़ी रकम थी और मुझे हैरत हुई कि मैंने 10,000 रुपये गिनकर अलहदा रख लिए। डाली ने पोटली मेरी गर्द में उछाल दी और मैंने उसे पलंग पर रखकर तेज़ी से बाहर निकल आया। चंद मिनट बाद देवीलाल के क्वार्टर पर खड़ा था और वहाँ मुलाजमों की भीड़ थी। लोग उसकी आरती जलाकर वापस ही आए थे। देवीलाल का बच्चा अभी तक रो रहा था और मैंने उसे गोद में उठा लिया। लोगों ने मुझे अंदर पहुंचाया और तमाम मुलाजमीन इधर उधर छट गए। देवीलाल की नौजवान बीवी की आंख में कोई आंसू नहीं था और वह सख्ते में बैठी थी। ताज़ियत के लिए मेरी समझ में लफ्ज़ नहीं आए और मरने वाले आदमी के बारे में आदमी क्या कहे। क्या ये कहे कि घबराओ नहीं, वो वापस आ जाएगा, इस नुकसान की तलाफ़ी हो जाएगी, हम उसे वापस ले आएंगे। और मैंने देवीलाल की बेवा से बात करने के लिए तमाम लोगों को बाहर जाने का हुक्म दिया। उन्होंने ये समझा होगा कि मैं देवीलाल की बीवी के लिए राजकुमार की तरफ से कोई पैगाम लाया हूँगा। मैंने देवीलाल की बीवी के लिए राजकुमार की तरफ से, और जब सब लोग चले गए तो मैंने अपना खुश्क हल्कतर किया और देवीलाल की बीवी से लड़खड़ाती हुई ज़बान में अपनी और राजकुमार की तरफ से गहरी हमदर्दी का इजहार किया। और वह इस हमदर्दी किताब ना ला सकी। या तो ये आलम था कि उसकी आंखें आंसुओं से आ रही थी, या अब उन्होंने बहना शुरू कर दिया था। मैंने उसे दिलासा दिया और वादा किया कि देवीलाल की कमी महसूस नहीं होने दी जाएगी। राजकुमार ने उसके बच्चों की तालीम और घर का खर्च चलाने के लिए फ़िलहाल 10,000 रुपये अदा करने का हुक्म दिया है। और राजकुमार का हुक्म है कि इस रकम का जिक्र किसी से ना किया जाए। उन्होंने कहा है कि ये रकम देवीलाल की ज़िंदगी का बदल नहीं, लेकिन मौत पर ना उन्हें इख्तियार है ना तुम्हें। आदमी का वक़्त आता है तो आदमी मर जाता है। ज़ुबान दानों ने ये चंद लम्हे कचकल में अच्छे ईजाद कर लिए हैं, जाहलों की समझ में भी आ जाते हैं। जब से दुनिया में लोग मरना शुरू हुए हैं, इन जुमलों की साखत में कोई फ़र्क नहीं आया। जब ये जुमले अदा किए जाते हैं तो आदमी को रोना आ जाता है, और शायद आदमी चिढ़ कर रोता है और वो कुछ और सुनना चाहता है। वो बच्चा बन जाता है कि खिलौना टूटे तो फ़ौरन दूसरा कोई वादा कर लिया जाए। आदमी इसी इंतज़ार में रहता है कि कोई हौसलामंद
और सखी शख्स ये कहे कि वह रोती रहे और मैंने इरादा बदल दिया। इस वक्त रुपये देना मुनासिब नहीं लगा। 10,000 रुपये की रकम बहुत बड़ी थी। भूल में शोर मच जाता। देवीलाल की बीवी ऐसे वक्त में उन्हें कहाँ संभालती। देवीलाल की तनख्वाह 15 रुपये से ज़्यादा नहीं थी। खाना पीना भून के ज़िम्मे था। वह ज़िंदगी भर पापड़ बेलता तो 1000-2000 से ज़्यादा ना जमा कर पाता। कुछ लोग पैदा ही गरीब होते हैं। देवी उन्हीं लोगों में से था। और बाज़ लोग ज़िंदगी में खुशकिस्मत नहीं होते, अलबत्ता मौत के बाद उनके सितारे मेहरबान हो जाते हैं। देवीलाल को कल रात भी मैंने खासी बड़ी रकम दी थी। किस्मत जागी भी तो मौत से एक पहर पहले मैं उसके बच्चों को प्यार करता और उसकी बेवा के सर पर हाथ रखता हुआ बाहर आ गया। और फिर अपने क्वार्टर का दरवाज़ा खटखटाकर मैंने रुपये डाली के पैर में फेंक दिए और दरवाजे से ही वापस आ गया। मैंने दबे पांव विनिश की ख्वाबगाह में कदम रखे तो वह जाग रहा था और उसके इर्द गिर्द भून और बाहर की लड़कियां मौजूद थीं। अनीता नीली साड़ी पहने हुए विनिश के मसहरी पर बैठी उसके बालों की नई पट्टी ढीली कर रही थी और मैं यह हजूम देखकर लौट आया। विनिश ने मुझे देख लिया था, इसलिए उसने गालबन आराम का उज़र करके सभी लड़कियों को वहाँ से हटने पर मजबूर कर दिया होगा। शारदा और नीता को छोड़कर सभी यक्के बाद देगरे रुखसत हो गई। मैं बाहर बैठा था और फिर आखिर में अनीता नमूदार हुई। उसकी आंखें डूबी हुई थी और मैं और लड़कियों की तरह नज़रें झुकाकर उसे भी दरगुजर कर देता, मगर वो अनीता थी। उसकी खसूसियत सिर्फ हसीन होना ही नहीं थी, वो जगदीप की बहन भी थी। और बड़ी हवेली में कशीद की हुई शराब की बोतल जिस पर नीला लेबल चढ़ा हुआ था और शुष्क रंग जिल्द की शीशे में अरगूनी शराब झलक रही थी, जैसे देखते ही नशा हो जाए। बाज़ लड़कियां अजीब सिफात रखती हैं, उन पर सितम करने को जी चाहता है कि उनके छुरियां मार दी जाएं। और नीता आज बहुत उलझी थी। उसके खुले हुए लंबे बाल कमर और शानों पर झूल रहे थे और मैं एक इरादे से अपने शस्त्रगाह से उठकर खड़ा हो गया। अनीता ने मेरी जानब देखा, कुछ बहकी, आगे बढ़ी, पीछे हटी और फिर आगे बढ़ी और पीछे मुड़कर देखा। मैं सरतापा अल्तमास गोश बराहट था। विनय चंद्र पर आज हमला हो चुका है और इसलिए मेरे खून का दौरान अभी तक ठीक नहीं हुआ था। रगों में आगे बह रही थी और अनीता से कोई ऐसी अजनबियत तो थी नहीं। उन हाथों से उसका बोझ उठाया था और भून में एक भी ना भूलने वाली मुलाकात हो चुकी थी। मोहन साहब, मुझे गुमान हुआ कि ये मेरा वहम है। उसकी मध्यम रोशनी के बल्ब की तरह मध्यम आवाज़ मुलाकाती कमरे में उभरी। वो मेरे नाम के साथ साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही थी। राजकुमारी अनीता। और मैंने उसी के लहजे में बरजस्ता जवाब दिया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये लफ्ज़ उसने बड़ी दिक्कत से अदा किए। ज़रूर, मैंने शाइस्तगी से कहा। मुझे कोई वक़्त दे दीजिए, कोई भी फ़ारग वक़्त जब आप बिल्कुल तन्हा हों। वो फसाहत से बोली, वक़्त तो बड़े आदमी देते हैं कुमारी नीता, मैं आपके लिए हर वक़्त तन्हा हो सकता हूँ। मैंने गैर ज़रूरी इंकसार से गुरेज़ किया कि आपका क़याम यहीं रहेगा। हाँ, मैं चंद दिनों के लिए यहाँ आ गई हूँ। आज नीता का लहजा, उसकी ज़ुबान और उसका अंदाज़ बदला हुआ था। आप यकीनन मेरे कमरे में तन्हा आना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? आप जहाँ बुलाएं मैं ज़रूर हाज़िरी दूँगा। नहीं, ये आप पर मुनहसर है। आप जहाँ कहें, और मैं आपका ज़हन साफ देखना चाहती हूँ। आप मुझे किसी भी वक्त फ़ोन पर बता सकते हैं। मैं शारदा के कमरे में ठहरी हुई हूँ। बेहतर है, मुझे यकीन है कि आप कोई अच्छी बात करेंगी। उसने सर से पैर तक किन अखियों से मेरा जायज़ा लिया और अपनी साड़ी का पल्लू दुरुस्त किया, जैसे बोतल मेज़ पर हिल गई हो, और वो चली गई। मुझे देर नहीं करनी चाहिए। कुछ देर बाद उसके कमरे में चला जाना चाहिए। जगदेव की पुरशिकवा बहन ने जब इसके लहजे में बात की है तो वह ज़रूर कोई अहम बात कहना चाहती होगी। जो बात जिस वक्त हो जाए ठीक है। वो शारदा के कमरे में तन्हा होगी, क्योंकि शारदा अंदर विनिश के पास बैठी हुई थी। लेकिन मैंने उम्दा उसके पास जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। जगदीप की बहन को एक रात या कई रातें मेरा इंतज़ार और करना चाहिए था, और फिर इस वक्त मेरा जी विनिश में अटका हुआ था। मैं दोपहर को छौनी के रास्ते में होने वाले हमले की तफसील जानने के लिए मुस्तरब था। उधर मैंने शारदा से वादा किया था कि इधर मुझे पारो के महल में जाकर फ़ाइलों का मुताला करना था, ताकि उन्हें जल्द से जल्द तलब कर दिया जाए। मेरी वजह से पारो जल्द ही उठ कर चली गई थी। कल रात एक पल के लिए आंख नहीं लगी थी। आज रात भी कुछ यही सूरत हाल नज़र आती थी। वो दोनों जाग रहे थे और मैं चंद मिनट के लिए वहाँ ठहरा। विनिश ने शारदा से इसरार किया कि वह अपने कमरे में जाकर आराम करे, क्योंकि अभी बीमारी से उठी है। जब खुद बीमार है तो तीमारदारी क्या करेगी? मगर शारदा ने इनकार कर दिया। शारदा की मौजूदगी में विनिश से आज के हमले के मतलब गुफ्तगू नहीं हो सकती थी,
और मैं कुछ देर के बाद आने का वादा करके राहदारी में आ गया। रात पर गफलत तारी हो गई थी। मुझे पारो के पास पहुंचने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। वो मेरी चाह पर कान लगाए बैठी थी और मेरे दस्तक देने से पहले दरवाज़ा खोल दिया गया। वो मेरे कंधे से झूलती हुई मुझे डाइनिंग रूम में ले गई। तुमने कुछ खाया नहीं होगा, खाना खाए बगैर कोई बात नहीं होगी। वो सब्जी से भरा हुआ चमचा मेरे मुंह में डालते हुए बोली, खाने से ज़्यादा अहम काम है पारो। मैं विनिश के पास शारदा को छोड़ कर आया हूँ, फ़ौरन वापस जाना है। तो तुम फिर चले जाओगे? क्या करूं, मजबूरी है पारो रानी। और मैंने किसी वक्फे के बगैर चंद लुकमे मुंह में डाले और उसे भी नहीं खाने दिया। पारो ने खासा एहतमाम किया था। दाने पर मोहर लगी होती है और जिन दानों पर मोहर नहीं थी उन्हें मैं कैसे खा लेता। पारो भी विनिश पर होने वाले हमले से मुस्तरब थी और मैंने सरदस्त उसके साथ इस बहस में उलझना नहीं चाहा। हमला आवरों को वो भी जानती थी और उसकी राय मेरी राय से मुख्तलिफ नहीं होगी। मैंने एक लम्हा ज़ाया नहीं किया। हालांकि पारो जैसी लड़की के साथ कोई लम्हा ज़ाया नहीं होता। जो वक़्त उसके साथ गुजरे वो वक़्त की खुश नसीबी है। उसने अलमारी खोलकर फाइलें मेरे सामने रख दी और मेरे कंधे पर ठोड़ी टिकाकर उनके मुताले में मसरूफ़ हो गई। हमें अंदाज़ा था कि हम कितनी सनसीखेज़ मवाद पढ़ रहे हैं। इस तरह दोनों के अलग-अलग पढ़ने में दुश्वारी हो रही थी और मैंने पारो से कहा कि वो कागजात पढ़कर मुझे सुनाए। पारो ने पैड और कलम मेरे पास रख दिया ताकि मैं ख़ास बातें नोट करता रहूं। कलम हाथ में आया तो मेरे हाथों में लर्ज़श होने लगी। महल्ले का मदरसा, स्कूल का कॉलेज, चचा जान और उनका लड़का बख्तियार और एक लम्हे में बेशुमार चेहरे और रवैये नज़रों में घूम गए। पारो ने मुझे टहोका मारा तो मैं वापस आया और अंग्रेज़ी में नोटिंग करने लगा। मेरा कलम कागज़ पर तेज़ी से गर्दिश कर रहा था और अपने खुद साख्ता इशारों की ज़बान रकम कर रहा था। पारो ऑक्सफोर्ड की तरबियत याफ्ता लोगों की तरह नफीस और दिलकुल लहजे में अंग्रेज़ी में पढ़ रही थी। अंग्रेज़ों के इन खसूसी मुहाफ़िज़ों ने हमें अंग्रेज़ों से इतना करीब कर दिया था कि इतनी कुर्बत का आज़ाद पहले कभी नहीं मिला था। ये फ़ाइलें जब हाई कमान में पहुँचती तो वहाँ के हकाम सरकार बरतानिया से कर्नेलों को हुस्न कारकर्दगी का तमगा अता करने की सिफारिश करते। कर्नेलों ने कमाल कर दिया था। उन्होंने पुलिस रिपोर्ट की बुनियाद पर राजेपुर के शरपसंद अनासर की एक फहरिस्त मुरतब की थी। महाराजा अमरनाथ का मजाज, सियासी रुझानात, अंग्रेज़ों से वफादारी, राजेपुर की सरगर्दा शख्सियतों के मशागल, झुकाव वगैरह वगैरह गर्ज के बड़ी अनोखी बातें दर्ज थी। 30-40 सफ़े पढ़ने के बाद पारो का हलक खुश्क होने लगा। मैंने ड्यूटी बदल ली और कागज़ कलम पारो के हाथ में थमा दिया। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो वह मेरी सूरत तकने लगी और मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मोहन, उसने हैरत से मुझे मुखातब किया, ये तुम हो?